हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा अभी का जो चैप्टर चल रहा है मौर्य साम्राज्य के ऊपर है। इससे पहले भी हम इसी चैप्टर में से कुछ वीडियो बना चुके हैं भागों में डिवाइड कर कर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसे देखिए ताकि आगे की जानकारी आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों के बारे में। तो जान लेते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने विशाल संगठित साम्राज्य की स्थापना की थी अपने समय में। और उनकी मृत्यु के बाद यानी कि उनकी जब मृत्यु हुई तो 50 वर्षों के बाद ही उनका जो साम्राज्य है पतन की ओर बढ़ने लगा। तो क्यों बढ़ने लगा या कौन से कारण उत्तरदायी हो सकते थे उस समय जो कि उनका साम्राज्य पतन की ओर बढ़ा, उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला जो कारण उत्तरदायी माना गया है वह है अशोक का उत्तरदायित्व। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं अशोक का उत्तरदायित्व कैसे मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध नीति सदा के लिए त्याग दी थी। परिणाम स्वरूप मौर्य सेना सक्रिय न रही। धीरे धीरे वह युद्ध कला तथा वीरता गुणों को भूल गई। परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रमणों से मौर्य साम्राज्य सुरक्षित न रह सका और इसका पतन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि अशोक का उत्तरदायित्व सबसे पहला जो कारण माना गया है मौर्य साम्राज्य के पतन का, वो इसलिए माना गया है क्योंकि जब अशोक ने कलिंग का युद्ध किया था तो उसके बाद उसने अपनी जो युद्ध नीति थी वो सदा के लिए त्याग दी थी, जिसका परिणाम ये निकला कि अशोक के युद्ध नीति के त्यागने के बाद जो अशोक की सेना थी या जो अशोक की जो साम्राज्य की सेना थी वो सक्रिय ना रही और उनमें दुर्बलता आ गई और वह युद्ध नीति को धीरे धीरे भूलते चले गए और जिस कारण इस साम्राज्य का पतन हो गया। आगे है दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी क्यों उत्तरदायी है मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। साम्राज्य की प्रगति सदा योग्य शासकों पर निर्भर होती है। अशोक के पश्चात राज्य का नेतृत्व दशरथ, संप्रति तथा बृहद्रथ जैसे अयोग्य तथा दुर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में आ गया। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों साम्राज्य की जो प्रगति होती है या साम्राज्य का जो विकास होता है वह साम्राज्य के शासकों पर निर्भर करता है। अशोक और चंद्रगुप्त जब तक थे तब तक तो मौर्य साम्राज्य की प्रगति होती गई, परंतु उनके मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे जैसे दशरथ, संप्रति तथा बृहद्रथ जैसे अयोग्य दुर्बल उत्तराधिकारी उनको मिले, जिस कारण इस साम्राज्य का यानी मौर्य साम्राज्य का अंत आरंभ होना शुरू हो गया था। वह विशाल मौर्य साम्राज्य को यानी कि जो ये अयोग्य शासक थे वह विशाल मौर्य साम्राज्य के भार को संभालने में असमर्थ रहे। उनके शासन काल में चारों ओर अराजकता फैलनी आरंभ हो गई थी। ऐसे साम्राज्य का पतन होना निश्चित बनता था। आगे है दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट उत्तराधिकारी के कानून का अभाव, यानी कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण उत्तराधिकारी के संबंध में कानून का ना होना था। जब किसी साम्राज्य या शासक की मृत्यु होती थी तब उसके स्थान पर एक नए शासक का जो था चयन होता था। उसके बारे में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी कानून नहीं बनाया गया था। उस समय में अक्सर देखा गया था कि सिंहासन के लिए उनमें युद्ध हुआ करते थे। इसी स्थिति में राजमहल षड्यंत्रों का एक बड़ा केंद्र बनकर रह गया था। इस कारण मौर्य साम्राज्य डावाडोल होना आरंभ हो गया था। आगे है दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट तानाशाही शासन के बारे में। ये क्यों उत्तरदायी बना मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मौर्य शासकों ने तानाशाही शासन की स्थापना की थी। साम्राज्य की सभी शक्तियाँ राजा के हाथ में केंद्रित थी। जब तक ऐसे राजा का नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे शासकों के हाथ में रहा तो साम्राज्य उन्नति करता रहा, परंतु अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारियों ने जब इसका नेतृत्व संभाला तो मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। आगे है दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट विशाल साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था। इस साम्राज्य की सीमाएं हिमालय से मैसूर तक, बंगाल से हिंदू कुश तक फैली हुई थी। परंतु अशोक के पश्चात मौर्य वंश का कोई योग्य शासक ना हुआ जिस
कारण साम्राज्य को नियंत्रण में रखना बड़ा कठिन हो गया। ऐसे में मौर्य साम्राज्य का पतन होना संभावी था। आगे है दोस्तों हमारा छठा पॉइंट, राजधानी का केंद्र में ना होना। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, परंतु यह राजधानी मौर्य साम्राज्य के केंद्र में नहीं थी। ऐसी स्थिति में लाभ उठाकर गवर्नरों ने राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने आरंभ कर दिए और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया। आगे है दोस्तों हमारा सातवां पॉइंट या मुख्य कारण जो मौर्य साम्राज्य के पतन का माना जा सकता है वह है कर्मचारियों के अत्याचार। यहाँ पर कहा गया है कि मौर्य साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों में सरकारी कर्मचारी लोगों पर घोर अत्याचार करते थे। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ। अशोक जब उस विद्रोह का दमन करने के लिए वहां गया तो लोगों ने उस समय अशोक से कहा कि ना तो हम बिंदुसार से तंग हैं, ना ही हम अशोक से तंग हैं, हम तो तंग हैं सिर्फ दुष्ट कर्मचारियों के अत्याचारों से। ऐसे ही अत्याचार अशोक के परवर्ती शासकों के समय में भी जारी रहे। इन अत्याचारों ने विद्रोहों को जन्म दिया जो कि मौर्य साम्राज्य को ले डूबे। आगे है दोस्तों हमारा आठवां पॉइंट, साम्राज्य का विभाजन। अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य में एकता बनी रही, परंतु अशोक की मृत्यु के पश्चात जालोक ने कश्मीर की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। वीरसेन गंधार में स्वतंत्र हो गया। बाकी साम्राज्य को संप्रति तथा दशरथ ने परस्पर दो भागों में विभक्त कर दिया। साम्राज्य का यह विभाजन मौर्य वंश के लिए बहुत घातक सिद्ध। आगे है दोस्तों हमारा नौवां पॉइंट, वित्तीय संकट के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन प्रबंध के लिए वित्त के महत्व को समझते हुए बहुत कुशल आर्थिक प्रबंध की स्थापना की। अशोक के शासनकाल तक तो साम्राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी रही। अशोक ने जन कल्याण के कार्यों जैसे स्तूपों, विहारों, शिलालेखों, स्तंभ लेखों आदि के निर्माण में, धर्म प्रचार और दान देने में बहुत सा धन व्यय कर दिया था। इससे राज्य के कोष को भारी क्षति हुई। अशोक के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में कई प्रदेशों के साम्राज्य से अलग हो जाने के कारण सरकार की आय में और भी कमी हो गई। राज्य कोष खाली होने के कारण शासन प्रबंध में काफ़ी शिथिलता आ गई। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य की नींव डगमगाने लगी। आगे है दोस्तों हमारा 10वां पॉइंट, विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य दिन प्रतिदिन अस्थिर होता चला जा रहा था। ऐसा अवसर देखकर बैक्ट्रिया ने और यूनानियों ने डिमीट्रियस के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण आरंभ कर दिए। शीघ्र ही उन्होंने मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार विदेशी आक्रमणों ने लड़खड़ाते मौर्य साम्राज्य पर एक भारी आघात किया और वह तेजी से सिकुड़ने लगा, जिस कारण मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। आगे है दोस्तों हमारा 11वां पॉइंट, ब्राह्मणों का विरोध। ये क्यों मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण ब्राह्मणों का विरोध था। अशोक ने बलि प्रथा तथा अनेक अन्य व्यर्थ के रीति रिवाजों को बंद करवा दिया था। अशोक ने एक शिलालेख में ब्राह्मणों को झूठे देवता कहा था। इन कारणों से ब्राह्मण वर्ग मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गया था। आगे है दोस्तों हमारा 12वां पॉइंट, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है अंतिम पॉइंट है, तत्कालीन कारण। क्यों ये मौर्य साम्राज्य के अंत का कारण बना उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। पुष्यमित्र मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। वह स्वयं सम्राट बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी। यानी कि जो पुष्यमित्र था वो मौर्य शासकों का एक ब्राह्मण सेनापति था। उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और शुंग वंश की नींव रखी। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो ये तो थी दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी आज की ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली आगे की वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।